जी, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फुल किनेमैटिक्स की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपके पास एक डीएच टेबल गिवन है और स्टार्टिंग फ्रॉम द डीएच टेबल सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस डीएच टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग जो रोबोट है उसको हम स्केच करेंगे, उसको हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके फॉरवर्ड किनेमैटिक्स लिखेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम उसके इन्वर्स किनेमैटिक्स सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि क्या वर्क स्पेस है रोबोट की। हम ये इंट्यूटिव सेंस डेवलप करेंगे कि हमने जो रोबोट ड्रॉ किया था और जो उसके फॉरवर्ड किनेमैटिक्स निकले और उसके बाद जो इन्वर्स किनेमैटिक्स के अंदर मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हमारे पास आ रहे हैं, क्या वो आपस में कॉरस्पॉन्ड करते हैं सारे। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। इस तरह की एक्सरसाइजेज आपको क्विज़ेज़ में भी, असाइनमेंट्स में भी और एग्ज़ाम्स में भी बार बार मिलेंगी, जिसमें आपको एक डीएच टेबल गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कि सबसे पहले आप इसका रोबोट ड्रॉ करें। रोबोट ड्रॉ करने के बाद उसके फॉरवर्ड किनेमैटिक्स निकालें, उसके बाद इन्वर्स किनेमैटिक्स एनालिटिकली निकालें। हम लोग आम तौर पर अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ओनली इन्वर्स किनेमैटिक्स। ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे फॉर कंप्यूटिंग इन्वर्स किनेमैटिक्स, तब हम उसको डिटेल में देखेंगे कि हम ओरिएंटेशन को किस तरह साथ में केटर करते हैं। ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इस वीक के लेक्चर में भी हम लोग जो फुल किनेमैटिक्स की एक्सरसाइज या एग्जांपल देखेंगे, उसके अंदर हम पोजीशन ओनली इन्वर्स किनेमैटिक्स निकालने में इंटरेस्टेड होंगे। अच्छा जी, तो ये डीएच टेबल हमारे पास गिवन है। इसके अंदर हमें देख के नज़र आ रहा है कि 4 जॉइंट्स हैं, जिसमें 3 जॉइंट्स हमें रेवोल्यूट नज़र आ रहे हैं और एक जॉइंट हमें प्रिज्मेटिक नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमें अलोंग अराउंड द एक्स एक्सिस भी दो जॉइंट्स के केसेस में रोटेशन मौजूद है 90 डिग्रीज़ की। एक में प्लस 90 डिग्रीज़, एक में माइनस 90 डिग्रीज़। तो ऐसा करते हैं, इस रोबोट को स्केच करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये रोबोट कैसे नज़र आता है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से कि ये एक्स एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। फ़िलहाल ये दो एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस। थोड़ा नीचे से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये जी एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स ज़ीरो, जी ज़ीरो। यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि ये हमारा एक्स ज़ीरो है और ये एक्सिस हमारा जी ज़ीरो है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो पहली वैल्यू है डीएच टेबल के अंदर Q1 क्या है? इट्स अ रोटेशन अराउंड द लोकल जी एक्सिस। लोकल जी एक्सिस इस केस में जी नॉट है और इसके अराउंड हमने एक रोटेशन दिखानी है। ठीक है, तो पहली रोटेशन हमारी वो इस तरह से है, दिस इज़ Q1, अ रोटेशन ऑफ Q1। उसके बाद अलॉन्ग जी एक्सिस कोई ट्रांसलेशन नहीं है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई ट्रांसलेशन नहीं है और उसके बाद अराउंड द एक्स एक्सिस एक रोटेशन है बाय माइनस 90 डिग्रीज़। जब हम माइनस 90 डिग्रीज़ की रोटेशन करेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस तो अनचेंज्ड रहेगा, तो जो एक्स ज़ीरो था वही हमारा एक्स वन बन जाएगा। एक्स ज़ीरो और एक्स वन हमारे सेम रहेंगे और ये जी नॉट ये रोटेट होकर इस डायरेक्शन में पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव रोटेशन
दूसरी डायरेक्शन में थी और नेगेटिव रोटेशन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये जो आपके पास नया एक्सिस आया है, दिस इज़ Z1। ठीक है, x0 x1 यहाँ पर है और Z1 यहाँ पर है। ये हमारी फर्स्ट लाइन DH टेबल की, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। सेकंड इज़ द रोटेशन ऑफ बाय एंगल Q2, और ये रोटेशन है अराउंड द लोकल Z एक्सिस। इस केस में Z एक्सिस Z1 है, तो ये रोटेशन हमारे पास ऐसे यहाँ पर Q2 है। ठीक है, ये दो रोटेशंस हो गई। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कोई ट्रांसलेशन Z में नहीं, कोई ट्रांसलेशन X में नहीं। उसके बाद एक पॉजिटिव रोटेशन बाय 90 डिग्रीज अराउंड द लोकल X एक्सिस, अराउंड द लोकल X एक्सिस। लोकल X एक्सिस इस केस में X1 है, ये वाला, ये अनचेंज रहेगा। और पहले नेगेटिव रोटेशन की थी तो Z0 रोटेट होके Z1 बन गया था। अब जब पॉजिटिव रोटेशन होगी तो Z1 होकर रोटेट होकर यहाँ पे Z2 बन जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली Z0 के बाद यहाँ पे Z2 आ जाएगा। इसी तरह X0 X1 के बाद X2 यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा बेहतर करके ड्रॉ करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास X0 0,1, 2 ये तीनों यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेस है वो Z1 है, ये Z1 एक्सेस है। और ये जो दो एक्सेस हमने यहाँ पर ड्रॉ किए थे, इनको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। ये हमारे पास Z0 पहले था, उसके बाद Z2 भी इसी डायरेक्शन में आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे एक्सेस आ गए। हमने अभी तक कहाँ तक ड्रॉ कर लिया, हमने ये सेकंड रो कंप्लीट कर ली। उसके बाद जो थर्ड रो है DH टेबल में, उसमें कोई रोटेशन नहीं है अराउंड द लोकल Z एक्सेस, क्योंकि ये एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है और प्रिज्मेटिक जॉइंट हमें एक ट्रांसलेशन दे रहा है बाय Q3। इसको ड्रॉ करने के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ और ये बेसिकली रोबोट की बॉडी शो होगी इस तरह से। ठीक है, ये जो आपके पास ब्लू कलर में लिंक बना है, दिस इज़ एन एक्सटेंशन बाय Q3। इस केस में Q3 क्या है, Q3 ये पूरा डिस्टेंस है, Q3 ये पूरा डिस्टेंस है जो आप यहाँ पर इस ब्लू लाइन का डिस्टेंस देख रहे हैं फ्रॉम द XY प्लेन। ठीक है, अच्छा, और इसमें इस रो के एंड पर कोई रोटेशन नहीं है अराउंड द लोकल X एक्सेस। तो जो नया कोऑर्डिनेट फ्रेम होगा जिसमें X3 Z3 हमने ड्रॉ करने, वो कहाँ पर आएगा, वो हमारे पास इस जगह पर आएगा एट द एंड ऑफ दिस टिप ऑफ द रोबोट। और Z एक्सेस Z3 जो है वो Z0 और Z2 के कोलिनियर है, उनके उसके पैरेलल है। और हमारे पास जो X3 है वो इसके पैरेलल है, X0 और X2 के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास X3 आ गया और यहाँ पे हमारे पास
Z3 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास Z3 है। ठीक हो गया, ये Z3 आ गया। उसके बाद कोई ट्रांसलेशन नहीं है अलॉन्ग x, कोई रोटेशन नहीं है अराउंड x। उसके बाद हमारे पास Q4 है। तो Q4 इज़ अ रोटेशन अराउंड द लोकल z एक्सेस। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर इस एक्सेस के अराउंड एक रोटेशन से, ऐसे। ये हमारे पास Q4 है। ठीक है, तो ये हमारा रोबोट हमने स्केच कर दिया, इसका मैथमेटिकल मॉडल। अब ये रोबोट किस शेप का है, क्या है? ये इस रोबोट को कहते हैं सफेरिकल रोबोट। इट्स अ सफेरिकल रोबोट। क्यों इसको सफेरिकल रोबोट कहते हैं वो अभी थोड़ा ऑब्वियस होगा जब हम इसको थोड़ा बेहतर ड्रॉ करेंगे। अभी जिस तरह ये ड्रॉ हुआ हुआ है, इसके अंदर Q1, Q2 और Q4 की वैल्यूज़ ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो हम अगर इनको नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा हमें ये रोबोट अपना बेहतर नज़र आएगा। ठीक है, लेट्स से कि ये मेरे पास z एक्सेस है, ये मेरे पास x एक्सेस है और ये मेरे पास y एक्सेस है। मैं चाहता ये हूँ कि इस कार्टेशियन स्पेस में मैं अपने इस रोबोट को Q1, Q2 की कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए ड्रॉ करूँ। ठीक है, तो रोबोट की जो बेस है वो ओरिजिन के साथ है, और लेट्स से कि ये उसके अंदर एक Q3 की एक्सटेंशन है। ठीक है, अगर ये Q3 की एक्सटेंशन है तो हमें देखना ये है कि ये रोबोट किस तरह से बना हुआ है। ये इसकी एक प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ ऑन टू दी XY प्लेन। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें ऑब्वियस हो जाए कि ये हमारे पास x है, ये z है और ये y है। तो ये प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि ऐसे इसका एक कंपोनेंट x के पैरेलल है और एक एक्सेस y के पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमारा, आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये 3D के अंदर हमारा रोबोट ये ओरिजिन से बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर की तरफ ये कि XY प्लेन में एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ये जो इसकी हाइट है वो z के अराउंड, z के अलॉन्ग है, और इसकी एक एक्सटेंशन x के अलॉन्ग भी है और इसकी एक एक्सटेंशन y के अलॉन्ग भी है। इस केस में हमारे पास Q1 और Q2 की क्या वैल्यूज़ हैं? ये जो x एक्सिस से लेके यहाँ तक है एंगल, ये हमारे पास Q1 है। ठीक है, इसी तरह जो एंगल हमारे पास ये रोबोट की बॉडी इस z एक्सिस के साथ बना रही है, ये एंगल हमारे पास Q2 है। ठीक है, और ये जो रोबोट की लेंथ है, ये जो ब्लू में रिप्रेजेंट हो रही है रोबोट की लेंथ, चूँकि प्रिज्मेटिक जॉइंट है इसलिए ये Q3 है। तो Q4 क्या है? लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मेरे रोबोट में इस बिल्कुल आखिर में इस जगह पर एक ग्रिपर लगा हुआ है। तो इस ग्रिपर की जो का एंगल होगा दैट वुड बी Q4। ठीक है, इस ग्रिपर का जो एंगल होगा दैट वुड बी Q4। इसके यहाँ पर एक रोटेशन है, इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। इस ग्रिपर की जो रोटेशन है दैट इज़ Q4। ठीक है, तो अब ये किस तरह का रोबोट है? ये एक ऐसा रोबोट है
जो इस एक्सेस के अराउंड यूँ रोटेट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पर भी एक्स के अराउंड भी रोटेट कर रहा है, और इसके अंदर एक ट्रांसलेशन है जो Q3 रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका एक एंड इफेक्टर है जो रोटेट कर सकता है, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन जहाँ पर ग्रिपर के साथ मिल रही है, हम कहते हैं दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द एंड इफेक्टर। हम लोग इन्वर्स किनेमैटिक्स में इस पोजीशन को निकालने में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह का रोबोट जो नहीं 3D स्पेस के अंदर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सके, रोटेट कर सके, और फिर उसके अंदर एक एक्सटेंशन भी हो, इस किस्म का रोबोट एक इसकी जो वर्क स्पेस बनेगी वो एक सफ़ेयर की तरह होगी, ठीक है, एक सफेरिकल वर्क स्पेस होगी। इसकी एक इस रोबोट की एक एनिमेशन मैटलैब में बनाई थी, वो देख लेते हैं, उससे आपको शायद थोड़ा सा बेहतर अंदाज़ा हो कि ये आपका रोबोट इसकी मूवमेंट और इसकी शेप किस तरह से है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ये फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये थर्ड डिग्री प्रिज्मेटिक जॉइंट की, और ये एंड इफेक्टर की रोटेशन। एक दफ़ा इसको दोबारा देख लेते हैं। ये फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम एक रोटेशन है, ये सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम दूसरी रोटेशन, तीसरी प्रिज्मेटिक जॉइंट की ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन दिखाई है, और ये एंड इफेक्टर की रोटेशन है, ठीक है। तो एक ऐसा रोबोट है जो आपके पास 3D स्पेस में मूव कर सकता है, और इसके अंदर एक ही लिंक है जो बेसिकली प्रिज्मेटिक जॉइंट है। इसको आप यूँ अपने जहन में सोच सकते हैं जैसे कि एक टेलीविज़न का या टेलीविज़न रेडियो का एक एंटेना होता है। तो रेडियो का एंटेना, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं और उसको कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह की कोई चीज़, उसको आप अपने जहन में ज्यूम करें कि ऐसा रोबोट जो एक्सटेंड हो सकता है और कोलैप्स कर सकता है एक प्रिज्मेटिक जॉइंट की वजह से। अब फिज़िकली इसको कैसे बनाया जाएगा, ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन इस मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इट इज़ अ सफेरिकल रोबोट जो इट्स फ्री टू मूव इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है। वो स्पेसिफाई 2 एंगल से हो जाता है, Q1 और Q2 से, और उसके बाद Q3 जो है वो बेसिकली एक एक्सटेंशन है जो, और उसके ऊपर कोई लिमिट हमने डिफ़ाइन नहीं की। हमने ये नहीं कहा कि Q3 की कोई सर्टन लिमिट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला रोबोट हमारा इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। अब ये इस तरह के रियल रोबोट्स में ऐसा नहीं होता। रियल रोबोट्स के अंदर हमेशा मैन्युफैक्चरर आपको कोई लिमिट्स बताता है, ठीक है, कि Q1 की क्या लिमिट है, Q2 की क्या लिमिट है, प्रिज्मेटिक जॉइंट अगर कोई है उसकी क्या लिमिट है, उसका स्टार्टिंग डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन उसकी जो होगी वो होगी। इसी तरह हो सकता है एंड इफेक्टर की कोई लिमिटेशंस बताए, लेकिन इस DH टेबल के अंदर हमने लिमिट्स का कोई जिक्र नहीं किया। और ये जो सिमुलेशन दिखाई थी इसके अंदर भी Q1 जो है वो -π/3 से π/3 तक जा रहा था, ठीक है, यानी 60 डिग्री से -60 डिग्री तक जा रहा था Q1 और Q2। Q3 जो था वो 1 यूनिट से लेके 4 यूनिट्स तक एक्सटेंड हो रहा था, कोलैप्स हो रहा था, ठीक है। तो ये हमने ख़ुद से एक लिमिटेशन सिमुलेशन के अंदर लगाई थी, लेकिन इस रोबोट के DH टेबल से हमें इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस हमें नहीं मिलती। तो आमतौर पे जो रोबोट्स मार्केट में होते हैं उनका DH टेबल गिवन होता है। अगेन DH टेबल के अंदर लिमिट स्पेसिफाइड नहीं होती। उसके बाद फिर अलग से DH टेबल के अलावा लिमिट्स का एक टेबल मिलता है जिसके अंदर पता चलता है कि इसके अंदर लिंक लेंथ क्या है एग्जैक्ट। हो सकता है यहाँ पर कोई वेरिएबल्स लिखे हों और वो जो दूसरा टेबल गिवन हो उसके अंदर उनकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू स्पेसिफाइड हो, ठीक है। इसी तरह हर जॉइंट की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या उसकी रेंज आप कह लें वो डिफाइंड होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे रोबोट की जो वर्क स्पेस है वो डिफ़ाइन करती हैं। अगर हमें वो लिमिट्स ना गिवन हो और जिस तरह का रोबोट हम ये देख रहे हैं स्फेरिकल रोबोट,
तो इसकी जो स्फेरिकल वर्क स्पेस है इट्स बियॉन्ड एनी लिमिट्स, ठीक है। ये जहाँ तक चाहे एक्सटेंड कर सकता है मैथमेटिकली, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि अब हमने देख लिया कि इस रोबोट को ड्रॉ किस तरह करते हैं, और हमने ये देख लिया, उसकी सिमुलेशन देख ली, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि हमारा रोबोट देखने में किस तरह से नज़र आएगा और इसके अंदर मूवमेंट्स किस तरह से होंगी। तो नेक्स्ट चीज़ ये कि हम इसके फॉरवर्ड किनेमैटिक्स सॉल्व करें।